राइबोसोम के बारे में हमने क्या क्या बता दिया आप लोगों को। और गोल्जी बॉडी के बारे में। हैं? गोल्जी बॉडी सबसे पहले किसने खोजा था? उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर डिस्कवरी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, तो आप किसके साथ जाएंगे? कैमिलियो गोल्जी के साथ। ठीक है। और ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? क्या काम होता है? किसी भी मॉलिक्यूल को, माइक्रो मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं, चाहे आपके प्रोटीन हो, चाहे आपके लिपिड हो, ठीक है, तो सबको जो है पैकेजिंग करने का काम, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम, मॉडिफाइड करने का काम कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो हम प्लांट सेल में पढ़ रहे थे, हमने आपको सेल वाल भी पढ़ा दिया है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ा दिया है आपने। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हमने पढ़ा दिया है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी हमने पढ़ा दिया है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गोल्जी बॉडी के बारे में। ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक है। जब गोल्जी बॉडी हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। या तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक, ये जो दिख रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। या फिर इसको पढ़ेंगे। जब इसको हम पढ़ा देंगे तो आपको ये पढ़ाएंगे, इसे क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। ठीक है। फिर आपको वैक्यूल पढ़ाएंगे। और इसी में जो है, अगर एनिमल सेल में देखें तो इसमें आपका पाया जाता है लाइसोसोम। ठीक है। तो लाइसोसोम भी पढ़ेंगे, क्योंकि लाइसोसोम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, या फिर पाए भी जाते हैं तो लोअर प्लांट में पाए जाते हैं, हाइयर प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को भी पढ़ेंगे, और चीज़ हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है। इतना ही है क्या इसमें? ऐसे कैसे हो सकता है? बनाए तो थे बढ़िया से। पैथोलॉजी स्टार्ट हो गया है। इसको देखते हैं, यही है क्या? इसमें है नहीं। इसको देख। बहुत टाइम लग जाता है खोजने में इसको। सब में वही भरा पड़ा है। नहीं, इसमें है नहीं। चलिए ठीक है, हम वैसे ही पढ़ा देंगे। टाइम नुकसान होता है झूठ में। ठीक है। हमको लगा इसमें होगा। चलिए ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो गोल्जी बॉडी में हमने आपको कुछ चीज़ें बता दिया है, जैसे सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। उसके अलावा जो है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या करता है? पैकेजिंग करने का काम करता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है, मॉडिफाई करता है, चाहे प्रोटीन हो चाहे लिपिड हो। ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर हमारे सेल में आवश्यकता है,
तो ये सारा पैकेजिंग कहाँ से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है, इसको कोमिलियो गोल्जी ने खोजा था। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक, इसमें हमने बताया था आपके 4 पार्ट होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, एक ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल। 4 पार्ट हमने बताया था। तो जिसमें हमने सिस्टर्नी के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी में हमने आपको बताया था कि जो फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, गोल्जी बॉडी का। ठीक है, उसके साथ साथ हमने बताया था कि जो है एक गोल्जी बॉडी में लगभग 4 से लेकर के 8 आपके क्या होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं, और फंगस में एक सिस्टर्नी पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिसिस्टर्नल। ठीक है, ये सारी चीज हमने बताया है। ठीक, तो हमने बताया था जो आपका ये गोल्जी बॉडी होता है, फिगर होता तो अच्छे से बताते। ठीक है, ये मान लीजिए आपका गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, डाल्टन बॉडी बोलते हैं, लाइपोकॉन्ड्रियोन बोलते हैं, सारी चीज हमने बताया है। ठीक है, तो हमने जो बताया है कि ये जो इसका स्वेलन पार्ट होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ सही बन नहीं पाया है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टर्नी में ये वाला जो फेज होता है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फेज, और ये वाला जो होता है इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ठीक है, इसमें जो है दो दो जो है क्या होते हैं, फेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स फेस और दूसरा कॉनकेव। ठीक है, जो आपका कॉन्वेक्स फेस होता है, ठीक है, यहाँ होता है आपका, इसे बोलते हैं सिस फेज, सिस फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस फेस। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल को अगर इंटर करना है, चाहे प्रोटीन हो चाहे लिपिड हो, तो कहाँ से इंटर करता है, इसी सिस फेस से। ठीक है, और इसी में इसके अंदर पैकेजिंग होता है, और कहाँ से निकल जाता है, कॉनकेव फेस से। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज बोलते हैं, ट्रांसफेस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ये पता चल रहा है कि जो हमारा सिस्टर्नी है, ठीक है, इसमें जितने भी यूनिट है सब क्या है, फंक्शनल है कि नहीं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, ईच सिस्टर्नी आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी, फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसमें जितने भी होते हैं सब क्या है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, अब निकल जाएगा अभी। मैं सर के पास भेजा था, उन्होंने डाला ही नहीं है इसमें। इसको बना के रखे हैं, हमने डाउनलोड नहीं किया था, डाउनलोड करके सर को दिया ही नहीं है। ये सर को दे दीजिए और बोल दीजिए उनको एक पीपीटी भेजे हैं, इसमें डाल दें। एक पीपीटी भेजे हैं उनको, इसी में डाल देंगे, फिर हम लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे आप लोग पढ़िए इसमें। ठीक है, तो जितने भी इसमें सिस्टर्नी होता है सब क्या होता है,
फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। तो इसमें जो फेज होता है अलग अलग, ठीक है, इन गोल्जी बॉडी हैव वन आर कॉन्वेक्स या कॉनकेव लिखिए, ठीक है। कॉनकेव एंड अनदर आर कॉन्वेक्स, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसे क्या होता है, एक कॉनकेव होता है, दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो अभी लिखिएगा इसको बाद में। जो कॉन्वेक्स वाला होता है, कॉन्वेक्स हैव दी सिस फेस। कौन सा फेस होता है इसमें, सिस फेस होता है, ठीक है। और जो सिस फेस है ये किसके तरफ होता है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी की तरफ इसका मुंह करके होता है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है तो ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। तो जो आपका गोल्जी बॉडी होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो जो गोल्जी बॉडी है आपका, तो ये वाला जो फेस है इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बोलते हैं। और इसी इसी में क्या होता है, सिस फेस होता है, ठीक है। तो ये किसके तरफ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। और जो ये कॉनकेव वाला होता है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस, ठीक है, ये किसके तरफ होता है, किसके तरफ होगा, सोच के बताइए। सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ये आपका सेल है ना एक अगर इसको सेल मान लें, ये सेल में ही तो पाया जाता है आपका न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी, सारी चीजें। तो ये जो है आपका किसके तरफ है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन ही तो है, ठीक है। तो ये किसके तरफ मुंह करके होता है, ठीक है, किसके तरफ करके होता है, बताइए, सेल मेम्ब्रेन की तरफ करके होता है, ठीक है। सिस फेस लीजिए उसको, उसी में आगे लिख लीजिए, टुवर्ड्स दी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, ठीक। और जो उसका कॉनकेव है, कॉनकेव हैव, इसमें क्या होता है, कौन सा फेज होता है, ट्रांसफेस, ठीक है, टुवर्ड्स दी, किसके तरफ होता है ये, टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ करके होता है। कभी कभी आपसे सीक्वेंस भी पूछा जाता है, जब आप अच्छे एग्जाम देंगे जेआरएफ लेवल का, तो उसमें सीक्वेंस रख देगा कि बताइए अगर अंदर से हम बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनली कैसे आएगी। तो इसमें हो सकता है पहले न्यूक्लियस रख देगा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख देगा, फिर उसके बाद से गोल्जी बॉडी रख देगा, फिर उसका सेल मेम्ब्रेन, या फिर यहाँ से न्यूक्लियोलस से भी चालू कर सकता है कि नहीं, न्यूक्लियोलस रख सकता है, फिर न्यूक्लियस रख सकता है, फिर इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी, फिर आपका सेल मेम्ब्रेन। तो ये आप कैसे वहां पे सोच पा रहे हैं कौन सी सेल ऑर्गेनली कब है क्या पाई जाती है, तब आप उसको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना सही कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर हमको आपको दिखाते हैं। टूवर्ड्स का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, के तरफ लिख सकते हैं कि नहीं, के तरफ, के ओर, की ओर, ठीक है। ये तो अगर ना समझ में आए तो लिख सकते हैं हिंदी में, क्योंकि आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो टूवर्ड्स है क्या समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टेस्ट हुआ कि नहीं आप लोग का अभी, पेट दे के आएंगे तब टेस्ट होगा, पहले पेट दे आइए। क्या, जिनका नहीं है वो बैठ के पढ़ेंगे ये जो पढ़ाया जा रहा है।
आप थर्ड ईयर है क्या आपका? तब ठीक है, आराम से पढ़िए, मजबूत एग्रीकल्चर मजबूत कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका उद्देश्य है वो अपना बना लीजिए एक, आगे करना क्या है। अभी पर्याप्त टाइम है, पढ़ते रहिए। हो गया। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होगी, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। हो गया आप लोग का? आप लोग बातें बहुत करते हैं, हमसे कीजिए ना, जो पूछना है हमसे पूछिए। हो गया। फिर ऐसा और ना मिले। आज 4 तारीख है ना ये? 4। इसमें होगा, वही है, उसी में हमने ऐड किया था, लेकिन जो उनके पास भेजे थे उसमें हमने ऐड नहीं किया था। ठीक है। ये देखिए, ठीक। अब यहाँ से हमको आपको अच्छे से समझा सकते हैं। आप लोग इसका फिगर भी बना लीजिएगा, ठीक है, वहीं पे कहीं जगह मिले तो। देखिए, हमने बताया है ना कि ये वाला जो पार्ट होता है इसका, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। इसी के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक। तो जो ये वाला फेस है, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। इसी में होता है सिस फेस। इसी में क्या होता है? सिस फेस। और ये वाला जो फेस है इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव। उत्तल अवतल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आप लोग? ठीक है। तो कॉनकेव इसमें होता है ट्रांसफेस। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसफेस। ठीक है, नाम से पता चल रहा है सिस फेस। इसको फार्मिंग फेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिंग फेस। ठीक है। अब नाम से चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। जैसे इसको थोड़ा इधर करें, ये समझ में आया? ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। बताए थे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर उस पर कोई प्रोटीन बनेगी, ठीक है, और उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, तो यानी कि उस पर लिपिड बनेगा। ठीक है। तो अगर प्रोटीन और लिपिड बनेगा वहां पे, ठीक है, तो उसको अगर इसमें प्रवेश करना है तो किधर से इंटर करेगा? सिस फेस से, कॉन्वेक्स से। ठीक है। इसके अंदर इसकी क्या होगी? पैकेजिंग होगा। अच्छे तरह से क्या होगा? इसको पैकेजिंग होगा। ठीक है। इसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा और कहाँ से निकाला जाएगा? कॉन्वेक्स फेस से, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर। नाम से पता चल रहा है किसे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस बोलते हैं। ठीक है। तो सिस्टर्नी में इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। जो ये वाला यूनिट है इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक। फिर हेडिंग डालिए आप लोग, टिब्यूल्स। टिब्यूल्स। ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, जो दो सिस्टर्नी को आपस में जोड़ के रखा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? टिब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? टिब्यूल्स। तो ये क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है। इंटर कनेक्टिंग बिटवीन दी टू सिस्टर्नी। दो सिस्टर्नी को जो है आपस में जोड़ता है कौन? टिप्यूल्स। ठीक है। इसकी अगर डायमीटर की बात करें तो ये होता है लगभग 30 से लेकर के 50 mm की। ठीक है। 30 से 50 mm डायमीटर होता है। बस आपको टिब्यूल्स में इतना ही याद रखना है। यहाँ थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाया है, देखिए। ये आपका क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो आपको ग्रेनुलर नामिक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम। यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो यहाँ से जो भी चीजें बनेगी, मान लीजिए ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, प्रोटीन ही तो बनाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे आपका राइबोसोम नहीं है, ये वाला सब पार्ट आपको जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? लिपिड। क्या बनाएगा ये? लिपिड बनाएगा। ठीक है। अगर लिपिड बना रहा है तो उसको जो है कहाँ से इंटर करेगा? सिस फेस से। ठीक है, जिसे फार्मिंग फेस बोलते हैं। तो यहाँ से जब ये इंटर करेगा
तो इसी में क्या होगी, इसकी पैकेजिंग होगा, इसका मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन करने के बाद कहाँ से निकाल दिया जाएगा, ट्रांसफेज से गोल्जी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हमने बताया है। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जितने भी फेज आपको दिख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप पार्ट आपको जोड़ के रखा है, इसे क्या बोलते हैं, टिब्यूल्स बोलते हैं। ठीक, हो गया यहाँ तक, आपको समझ में आया। फिगर बना ले, एक कोई बना लीजिए अच्छे से, हटा दें। जैसे ये जो है आपका एक सेल है कि नहीं, ये ये आपका एक सेल है। ठीक है, तो ये जो सेल है, मान के चलिए हमें यहाँ पे आवश्यकता है किसकी, प्रोटीन की। यहाँ मान लीजिए हमको आवश्यकता है प्रोटीन की, लिपिड की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, तो ये कौन बनाएगा, आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये बना देगा तो इसके अंदर आएगा, फिर इसका मॉडिफिकेशन होगा, फिर ये यहाँ पे जाके मिलेगा। तो हमने आपको लिखाया था कि ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन करता है और ट्रांसफर कर देता है टारगेटेड प्लेस पे। जो आपकी टारगेट प्लेस है, जहाँ पे आवश्यकता है, यही तो टारगेट है इसकी कि यहाँ हमें हमें पहुँचाना है, तो यहाँ से क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। यही गोल्जी बॉडी काम है। पिछले बार गोल्जी बॉडी से यूपी कैटेट में क्वेश्चन आए थे, इसका काम पूछा गया था, फंक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा, मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है ये। या फिर अगर वहाँ पर नहीं होगा तो सिक्रेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स होगा। इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाइए आप लोग, टाइम नुकसान हो जाएगा। बड़ा नहीं होगा ये पीपीटी में भी नहीं होगा बड़ा, हो तो रहा है। कौन सा वाला बनाएंगे, ये वाला, इसको बना लीजिए, ये सही है। नाम हम बता देंगे, देखिए तो पहले। इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाइए आप लोग। स्पाइंडल फाइबर, यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय सेल डिवीजन। ठीक है, ये स्लेट प्लेट फॉर्मेशन होता है आपके प्लांट में। ठीक है, ऐसे जो होता है, अब यहाँ से दो आपके क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, ये स्लेट प्लेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सिर्फ होता है प्लांट में। और एनिमल में कैसे होता है, एनिमल में नहीं बताया गया है। एनिमल में होता है क्लीवेज फ्रो से। ठीक है, क्योंकि एनिमल जो होते हैं, एनिमल का सेल ऐसे नहीं होता है, एनिमल का सेल ऐसे होता है कि नहीं, क्योंकि उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो जब इसमें सेल डिवीजन होता है, तो मान के चलिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे मान लीजिए एक सेल यहाँ बना है और एक सेल यहाँ बना है। तो जैसे बैलून होता है ना, बैलून आपको जब उसको दबाएंगे तो बीच से दब जाता है, दो तरफ फूल जाता है, होता है कि नहीं। तो इसको फिर थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है, फिर थोड़ा ये ऐसे होगा, और लास्ट में जाकर के दो बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लीवेज फरो, क्लीवेज फरो। ठीक है, तो अगर एनिमल में पूछेगा तो साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, क्लीवेज फरो से। और प्लांट में, ये प्लांट का है। ठीक है, तो प्लांट में किससे होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, स्पेंडल फाइबर है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, जो दो क्रोमोसोम को खींच के अलग करता है। चलिए छोड़िए, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट टॉपिक नहीं है। हो गया, हो गया, यहाँ तक बना लिए। चलिए, फिर उसके बाद से हेडिंग, हम हेडिंग डालिए उसमें। एक और था आपका, उसे क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, वेसिकल्स की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है, ये लगभग होता है 20 से लेकर के 80 mm का। ठीक है, इसमें डिटेल नहीं लिखाएंगे, क्योंकि वेसिकल्स में आपके एक कोटेड वेसिकल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वेसिकल्स होते हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा। बस इसमें इतना ही लिख लीजिए,
वेसिकल्स में कितना होता है डायमीटर इसका, 20 से लेकर के 80 mm का डायमीटर होता है, ठीक। उसके बाद हेडिंग फिर हमने डलाया था गॉल्जियन वैक्यूल्स, गॉल्जियन वैक्यूल्स, ठीक है, गॉल्जियन वैक्यूल, ठीक। तो जो गॉल्जियन वैक्यूल होता है, हमने 4 पार्ट दिखाया था ना आपको, एक सिस्टर्नी, एक ट्यूब्यूल्स और एक वेसिकल्स और चौथा वैक्यूल, उसी को बोलते हैं गॉल्जियन वैक्यूल, ये आपका चौथा वाला है, ठीक है, इसे गॉल्जियन वैक्यूल। जब क्या होता है, जब आपका सिस्टर्नी जो है उसी का जो है इनलार्ज पार्ट हो जाता है, मतलब जब सिस्टर्नी की साइज बढ़ जाती है, जब ज़्यादा हो जाता है, मतलब बढ़ करके उसकी डायमीटर में, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, गॉल्जियन वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब सिस्टर्नी की साइज जब बढ़ जाएगी तो उसी को क्या बोलेंगे, गॉल्जियन वैक्यूल। तो है क्या, इट इज दी, इट इज दी enlarge 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 part of the सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का बड़ा रूप ही क्या कहलाता है, गॉल्जियन वैक्यूल कहलाता है, ठीक, समझ में आया। जैसे ये जो आपका ये दिख रहा है, ये जो आपका सिस्टर्नी दिख रहा है, अगर इसकी साइज बढ़ जाएगी और बढ़ के बड़ा हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, गॉल्जियन वैक्यूल बोलेंगे, ठीक है। एक वैक्यूल हम आपको पढ़ाएंगे, बड़ा वाला जो आपको दिखाए थे अभी, वो दूसरी वैक्यूल है, ये जो है दूसरा वैक्यूल है, ठीक है। जब सिस्टर्नी की साइज बढ़ जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, गॉल्जियन वैक्यूल, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखना है सिर्फ सिस्टर्नी में, ठीक है, इसमें कुछ कोई खास चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है सिस्टर्नी के बारे में। हो गया यहाँ तक, ये इनलाज है। हो गया, हटा दें। एक टर्म आपने सुना होगा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, इसी से संबंधित है, गोल्जी बॉडी से, ठीक है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, या इसी को जो है, चलिए जोन ऑफ एक्सक्लूजन ही कही, ठीक है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जानते हैं क्या होता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। मतलब जो है, जो आपका ये जो गोल्जी बॉडी है, इसके बाहर का जो भी साइटोप्लाज्म है इसको समझिए, ठीक है। तो ये जो आपका जो ये गोल्जी बॉडी है, इसके आसपास का जो भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसके आसपास में कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगर कोई भी सेल ऑर्गेनली पाई गई, सेल ऑर्गेनली मतलब चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, चाहे लाइसोसोम हो सकता है, कोई भी सेल ऑर्गेनली हो सकती है, ठीक है। तो ये जैसे ही सेल ऑर्गेनली कोई अगर पा जाएगा आसपास में अपने, तो ये क्या करेगा, इसको निगल लेगा, इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, और इनगल्फ कर करके जो है अपने ट्रांसफेस से बाहर कर देगा, ठीक है। और बाहर पता नहीं क्या बना के भेजेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम कुछ और है, उसको बना देगा कुछ और, ठीक है। तो इसलिए इसके आसपास का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्री होता है, ठीक है, कोई भी सेल ऑर्गेनली वहाँ पे नहीं पाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया ना कि इसका काम क्या है, पैकेजिंग करना, कोई भी चीज़ अगर इसके आसपास मिलेगी, जैसे कोई भी काम होता है मशीनों वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, तो नहीं बोलते हैं कि उसके पास खड़ा ना रहो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर काम होता है मशीन वाली बड़ी बड़ी चीज़ें, तो बोलते हैं कि बच्चों को वहाँ पे खड़े ना रहो, सकता है तुम उसके चपेट में आ जाओ, ठीक है, चपेट में आ जाओगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक उसी प्रकार इसके भी आसपास में, इसके भी चपेट में कोई सेल ऑर्गेनली नहीं आती है। अगर कोई भी सेल ऑर्गेनली अगर इसके चपेट में आ गई तो इसको क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा, ठीक है, इंगल्फ करके उसको नॉन फंक्शनल बना देगा, पता नहीं क्या बना करके बाहर भेजेगा, ठीक, इसलिए बोलते हैं इसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि इसके आसपास का साइटोप्लाज्म जो खाली होता है उसी को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। तो लिख लीजिए, द साइटोप्लाज्म ऑफ around the Golgi body
गोल्जी बॉडी आर फ्री फ्रॉम सेल ऑर्गेनली, ठीक है। यानी जो साइटोप्लाज्म होता है गोल्जी बॉडी के आसपास की, वो जो है सेल ऑर्गेनली से क्या होती है, फ्री होती है, मतलब वहां पे कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं पाया जाता। उसी को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। इसी को एक नाम और कहा जाता है, हमको याद नहीं आ रहा है। समझ में आया ये वाली चीजें, समझ में आया कि नहीं ये बातें, ठीक है। यानी कि साइटोप्लाज्म के आसपास की जो भी उसके अराउंड गोल्जी बॉडी के चारों तरफ जो भी चीजें खाली होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्राउंड सबस्टेंस। इसी को और क्या बोलते हैं, ग्राउंड सबस्टेंस, ठीक है। इसको ग्राउंड सबस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोन ऑफ एक्सक्लूजन या फिर ग्राउंड सबस्टेंस किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आपके गोल्जी बॉडी से संबंधित है, ठीक है। और क्या होता है हमने आपको बता दिया, समझ में आया, ठीक। उसके बाद से जो आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी आर पॉलीमार्फिक, पॉलीमार्फिक नेचर, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर लिख लीजिए, ठीक है। जो आपका गोल्जी बॉडी होता है कैसा होता है, पॉलीमार्फिक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है। बता सकते हैं पॉलीमार्फिक क्या होता है, एक चेंज होता रहता है, अलग चीज होता है, एक अलग अलग मॉर्फोलॉजी में पाना, उसका टर्म अलग होता है, ठीक है। एक पॉलीमार्फिक होता है और एक आपका होता है प्लियोमार्फिक, प्लियोमार्फिक, ठीक है। एक प्लियोमार्फिक है और एक पॉलीमार्फिक है, ठीक है। दो टर्म है, प्लियो और पोली, ठीक है। तो जो गोल्जी बॉडी है आपका क्या है, पॉलीमार्फिक है। प्लियोमार्फिक हम आपको बताएंगे आगे, जो लाइसोसोम होता है आगे अब दिखाएंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है, प्लियोमार्फिक होता है, ठीक। तो बता पाएंगे पॉलीमार्फिक क्या होता है, प्लियोमार्फिक क्या होता है, बताइए पॉलीमार्फिक क्या होता है। हम्म, मार्फिक से पता चल रहा है कि मार्फोलॉजी की बात हो रहा है, इतना तो पता चल रहा है आप लोगों को। मार्फिक का मतलब क्या होता है, मार्फोलॉजी, ठीक है। अब पॉली और प्लियो, इसका मतलब क्या होगा, मार्फोलॉजी में पाए जाएंगे। और प्लियोमार्फिक में, प्लियोमार्फिक में क्या होगा, दोनों का मतलब यही है कि दोनों अपना क्या करेंगे, अपना जो मार्फोलॉजी है चेंज करेंगे, ठीक है। दोनों उनका मार्फोलॉजी से ही संबंधित है। लेकिन ये जो है पॉलीमार्फिक, ठीक है, इसका मतलब मार्फोलॉजी अलग होता है। और जो प्लियोमार्फिक है, ये इन्वायरमेंट के अनुसार अपना मार्फोलॉजी चेंज करता रहता है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट कैसा है उसके अनुसार अपना क्या करेगा, ये अपना मार्फोलॉजी चेंज करना होता है, ठीक है। ये हमेशा एक ही मार्फोलॉजी में पाए जाएंगे। ये जो है, जो पॉलीमार्फिक है, ये पाया जाएगा हमेशा एक ही मार्फोलॉजी में। और जो प्लियोमार्फिक होते हैं, ये अपना मार्फोलॉजी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर गोल्जी लाइसोसोम को देखेंगे तो जो आपका ये सेल होता है, ठीक है, ये मान के चलिए एनिमल सेल है, तो कहीं आपको लाइसोसोम ऐसे देखने को मिलेगा, कहीं स्फेरिकल देखने को मिलेगा, कहीं ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। तो जब भी आप देखेंगे तो इसको अलग अलग शेप में देखेंगे, ठीक है, लाइसोसोम को अलग अलग शेप में देखेंगे। यानी कि टू एबिलिटी द चेंज द मार्फोलॉजी ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसी को क्या बोलेंगे, प्लियोमार्फिक बोलेंगे, ठीक है। यानी किसी भी सेल ऑर्गेनली की वो एबिलिटी जो जो है अपने मार्फोलॉजी को चेंज कर सके, ठीक है,
उसी को क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक बोलेंगे, ठीक है। और जो एक ही मॉर्फोलॉजी में पाई जाती है, हमेशा जब आएंगे तब उसको एक ही मॉर्फोलॉजी में देखेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमार्फिक बोलते हैं, ठीक है। कुछ खास अंतर नहीं है, बहुत मान्यूट अंतर है, ठीक है। तो जो आपका गोल्जी बॉडी होता है वो क्या होता है, बस आपको याद रखना है कि गोल्जी बॉडी आपका पॉलीमार्फिक होता है और लाइसोसोम प्लियोमॉर्फिक होता है, ठीक। यहाँ तक हो गया आप लोग का, ठीक है। इसका फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जानते हैं। किसका फंक्शन, गोल्जी बॉडी का फंक्शन, ठीक है। कुछ और फंक्शन है उसको लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। पहला फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है, मेजर फंक्शन क्या है इसका, मेजर फंक्शन। जो मेजर फंक्शन है इसका क्या है, ठीक है, पैकेजिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं सिक्रीशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपका यही आ जाएगा, प्रोटीन और लिपिड जो भी हैं माइक्रोमोलिक्यूल सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल्स का सिक्रिएशन करना, ठीक है, समझ में आया, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा टर्म चेंज हो गया है, ठीक। सिक्रिएशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। फिर उसके बाद से जो है, जब आपको हम सेल वाल पढ़ा रहे थे, सेल वाल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पढ़ाए होंगे कि गोल्जी बॉडी भी सेल वाल के कुछ मटेरियल बनाती है। कौन कौन सा मटेरियल बनाती है, हेमी सेलुलोज और सेलुलोज बनाती है, और पेक्टिन और सुबेरिन छोड़ के, ठीक है, पेक्टिन और सुबेरिन छोड़ के जितने भी सेल वाल मटेरियल हैं सब कौन बनाती है, यही गोल्जी बॉडी, चाहे सेलुलोज हो, चाहे हेमी सेलुलोज हो, ठीक है, चाहे लिग्निन हो, ठीक है, ये सारी चीजें कौन बनाता है, आपका यही, ठीक है। यानी कि फार्मे सिंथेसिस ऑफ सेल वाल मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ सेल वाल मटेरियल। कॉपी देखिए, कॉपी में लिखाए हैं, सेल वाल मटेरियल को भी सिंथेसिस कौन करता है, यही आपका गोल्जी बॉडी। कॉपी खोल के देखिए, पीछे लिखाए हैं सेल वाल में, देखिए लिखाए हैं। नोट्स पूरा है कि नहीं, नोट्स कंप्लीट है, आपका नोट्स कंप्लीट है, देखिए वहाँ लिखाए हैं, सेल वाल में जाइए, लिखाए हैं। मिलेगा ही नहीं, पढ़ेंगे तब ना मिलेगा, अगर पढ़े होते तो पता होता हमने कहाँ पढ़ा है उसको। लिखा है ना कि वहाँ पे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही बनाती है। उसका नाम लिखाए होंगे स्फेरोसोम। स्फेरोसोम क्या क्या बनाती है, सुवेरिन और क्यूटीन, ठीक है, सुवेरिन और क्यूटीन कौन बनाता है, स्फेरोसोम बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम की, जो आपका लाइसोसोम बनता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को बनाने का काम भी कौन करता है, यही आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है। और क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर का फॉर्मेशन भी कौन करता है, यही गोल्जी बॉडी। इतना फंक्शन याद रखिएगा, मेजर फंक्शन इसका ये है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अगर ये चारों हैं तो लास्ट में ऑल ऑफ दीज रहेगा, ठीक है। अगर ऑल ऑफ दीज नहीं रहेगा तो फिर इसके साथ जाइएगा, सिक्रेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। लाइसोसोम को भी यही बनाता है, ठीक है। यहाँ तक का भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाएंगे तो वो भी लाइसोसोम को बनाता है। रूट हेयर जानते हैं क्या होता है, जैसे अगर कोई आपका प्लांट है ये,
ठीक है, तो ये मान लीजिए उसका रूट है। ठीक है, तो एक रूट को अगर ऐसे हम निकाल दें तो इसमें कुछ ऐसे इस्तेमाल इस्तेमाल क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। किसको, वाटर को और मिनरल्स को। ठीक है, तो रूट हेयर ये जो बनता है किसकी वजह से बनता है, आपके गोल्जी बॉडी से बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सिक्रेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, सेल वॉल मटेरियल, लाइसोसोम का फॉर्मेशन और रूट हेयर का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ठीक, गोल्जी बॉडी में इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशियंट है। ठीक है, एक सर, मोनोमार्फिक पॉलीमार्फिक, जैसे इसका मतलब ये है, पॉलीमार्फिक का मतलब यहाँ पे ये है, पॉलीमार्फिक। ठीक है, इसका शेप अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है, ठीक है, शेप इसका डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। और जो प्लियोमॉर्फिक है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है, चेंज दी शेप। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पॉलीमार्फिक है, ठीक है, वो जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे, चाहे एनिमल्स देखें चाहे प्लांट देखें, तो उसमें अलग अलग शेप में पाया जाएगा। ठीक है, और लाइसोसोम देखेंगे तो जब उसको देखेंगे, मान के चलिए हमने एक ये सेल है, ठीक है, अभी उसको 5 मिनट में देख के आएंगे तो इस तरह का पाया जाएगा, 5-10 मिनट बाद देखेंगे तो इसका शेप ऐसे हो जाएगा, फिर 5-10 मिनट बाद देखेंगे तो इसका शेप ऐसे हो जाएगा। मतलब ये अपना शेप क्या कर ले रहा है, इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर रहा है। ठीक है, और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्फोलॉजी में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमार्फिक। इसके पास चेंज करने की एबिलिटी नहीं होती है, चेंज नॉट। ठीक है, इसके पास चेंज करने की एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अलग अलग मार्फोलॉजी में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें चेंज करने की एबिलिटी होती है, ये अंतर है। ठीक है, ये माइन्यूट सा अंतर है कि ये जो है अलग अलग मार्फोलॉजी में पाया जाता है, और ये अलग अलग मार्फोलॉजी में चेंज करने की वजह से पाया जाता है, अपने एबिलिटी में बार बार चेंज करने की वजह से अलग अलग मार्फोलॉजी में पाया जाता है, इसलिए इसको प्लियोमार्फिक और इसको पॉलीमार्फिक। समझ में आया क्यों पॉलीमार्फिक बोल रहे हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए ये आपका एक प्लांट सेल है, ठीक, और ये एनिमल सेल है, तो मान के चलिए इसमें अगर आपका गोल्जी बॉडी ऐसे है, ठीक है, तो हो सकता है इसमें कुछ इस तरह का हो, इसमें कुछ इस तरह का हो। ठीक है, यानी कि अलग अलग मार्फोलॉजी में पाया जाएगा। ठीक है, और जो लाइसोसोम हमने बताया है प्लियोमार्फिक, अगर ये यहाँ पे इस तरह का है, कुछ टाइम बाद देखेंगे तो इस तरह हो सकता है, कुछ टाइम बाद देखते हैं स्फेरिकल हो सकता है, मतलब ये चेंज कर सकता है। ठीक है, समझ में आया, पॉलीमार्फिक प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक का मतलब चेंज चेंज करने की एबिलिटी। ठीक है, और इसके पास अलग अलग मॉर्फोलॉजी में पाया जाना, उसको पॉलीमार्फिक बोलते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब भी होता है अलग अलग, मतलब ज्यादा मॉर्फोलॉजी में पाना। ठीक है, और इसका मतलब होता है चेंज करने की एबिलिटी, प्लियोमार्फिक। समझ में आया, चलिए ठीक है, तो इसमें हमने सेल वॉल में जितना हमें बताना था हमने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दूसरी सेल ऑर्गेनली है ये, गोल्जी बॉडी समाप्त हो गई। गोल्जी बॉडी क्या थी, एक सेल ऑर्गेनली थी, हमने उसको पढ़ा दिया। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसलिए हमने ये स्लाइड छोड़ा है ताकि हम लोग को अच्छे से बता सके। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो सबसे पहले किसने देखा था, पता है, कुछ जानकारी पता है कि नहीं इसके इनके बारे में, बताइए। सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इसको गार्नियर ने, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, लिखा देते हैं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया तब, गार्नियर। ठीक है, एंड कॉल्ड
अर्गेस्टोप्लाज्म, अर्गेस्टोप्लाज्म, ठीक है। क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जा सकता, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अर्गेस्टोप्लाज्म किसने कहा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, तो किसने कहा है, गार्नियर ने, ठीक है। तो गार्नियर ने सबसे पहले इसको देखा था और क्या कहा था, इसको अर्गेस्टोप्लाज्म कहा था, ठीक है। प्लास्ट कहा था, अर्गेस्टोप्लास्ट है ये, अर्गेस्टोप्लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनके यहाँ से, पोर्टर, ये जो देखे थे, ये देखे थे 1897 में, ठीक है। 1897 में सबसे पहले जो है गार्नियर ने देखा किसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और उसको उन्होंने क्या कहा, अर्गेस्टोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद से साइंटिस्ट आए पोर्टर, एक ये पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्टर 1961 में, ठीक है। ही गेव द टर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म दिया था। अगर डिस्कवरी भी पूछेगा तो किसको करेंगे आप, डिस्कवर्ड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी और टर्म ये किसने दिया है, पोर्टर ने। कब दिया है, 1961 में, 1961 में जो है पोर्टर ने ये दोनों काम किया, ठीक है। अक्सर किताबों में यही दिखेगा कि टर्म किसने दिया है, पोर्टर ने। डिस्कवरी के बारे में नहीं लिखा होता है, लेकिन डिस्कवरी भी अगर आपसे पूछेगा तो करेंगे पोर्टर, ठीक है। हो गया। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा ही पढ़ाएंगे। इसमें अलग अलग एंजाइम होते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, ठीक है। उसके अलावा NADH फास्फेटेज होता है, अलग अलग एंजाइम होते हैं, तो वो सब ज़्यादा डिटेल हो जाएगा और आपके लिए सही नहीं है, वो ज़्यादा डिटेल फिर आप लोग कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे चलें, हो गया, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कितने प्रकार का ये होता है। टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हमने आपको बताया कि कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, ठीक है। कितने प्रकार का होता है ये, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक आपका रफ इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिससे साइड में आप क्या बोलते हैं, RER, ठीक है। एक आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप साइड में बोलते हैं SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, RER के बारे में, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक है। बार बार हमने आपको बताया है कि इस पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S वाला, 70S वाला भी तो पाया जा सकता है, पाया जाता है, बताइए। नहीं पाया जाता है, क्योंकि 70 बस आपके प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, ठीक है।
उसमें राइबोसोम वैसे ही उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो राइबोसोम होता है किसके ऊपर पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसमें इट हैव एटीएस राइबोसोम, ठीक है। इसमें कौन सा होता है, 80s राइबोसोम होता है, ठीक है। इट अटैच्ड, ये अटैच होता है उस पर, हमने आपको पहले भी बता चुका है ये चीजें, ठीक है। हाँ, इट अटैच्ड दियर दी लार्जर सब यूनिट with the help of टू ग्लाइको प्रोटीन, टू ग्लाइको प्रोटीन। और प्रोटीन कौन कौन सा था, हमने लिखाया था कौन कौन सा, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो जो राइबोसोम है 80s वाला, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़ा होता है, किसकी सहायता से, दो ग्लाइकोप्रोटीन की सहायता से। वो दो ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन सा है, एक आपका राइबोफोरिन फर्स्ट है और दूसरा राइबोफोरिन सेकेंड है, ठीक है। अब बात होता है कौन सा यूनिट जुड़ा होता है, तो कौन सा यूनिट जुड़ा होता है, लार्जर वाला। हमने बताया था ना कि इसमें दो यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर वाला होता है और दूसरा लार्जर वाला। तो लार्जर वाला यूनिट जैसे ये मान लीजिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, राइबोसोम। तो ये वाला जो यूनिट है यहाँ पे जुड़ा होता है किसकी सहायता से, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड की सहायता से, ठीक है। यहाँ की बातें हो रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जितने भी राइबोसोम होंगे ऐसे ही जुड़े होंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाता है, RER, ये रफ हो जाता है, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। समझ में आया। और लिख लीजिए ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, या फिर लिख लीजिए मोर स्टेबल बस। ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब स्टेबल का मतलब क्या होता है, अस्थाई या मजबूत जो भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। उसके अलावा एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, हो गया। अब बताइए इस पे अगर राइबोसोम पाया गया तो इसका काम क्या होगा, RER का काम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। यही पॉइंट हम लिखाने जा रहे हैं। RER, या इसे लिख लीजिए, RER हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। किसमें सहायता करेगा ये, प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पे राइबोसोम होगा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा वहीं पर तो होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी कि RER किस में इन्वॉल्व है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। बस इसमें इतना ही लिखना है। बताइए कुछ पूछना है क्या आपको, हाँ। तब क्या गुटरू मुंह कर रहे हैं उनके कान में। हो गया। अब हेडिंग डालिए, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब इसमें बताइए, इसमें कोई राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ। यानी कि 80s राइबोसोम इसमें क्या होता है, 80s राइबोसोम आर absent, ठीक है। 80s राइबोसोम इसमें absent होता है, नहीं पाया जाता है। जब आपका राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो दो जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन है वो भी absent होंगे, ठीक है। यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन से, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड आर absent,
ठीक है, ये भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो मोर स्टेबल था, तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, लेस स्टेबल होता है। ठीक, उसका काम था प्रोटीन सिंथेसिस करना, इस पे राइबोसोम पाया ही नहीं जाता, जिसका काम क्या होगा, लिपिड सिंथेसिस करना। ठीक है, हेल्प इन दी हेल्प इन ग्लाइकोजन एंड लिपिड, ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी ग्लाइकोजन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में कौन सहायता करता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, तो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताएंगे। और लिपिड और ग्लाइकोजन पूछेगा, ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का लिपिड ही है, ठीक है, फैट ही है। ठीक, तो अगर लिपिड का अगर सिंथेसिस पूछेगा या फिर मेटाबॉलिज्म पूछेगा, तो आप करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इस वाले में ये ठीक, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका फंक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन लिखा दे रहे हैं, देखते हैं क्या है। कोई खास फंक्शन नहीं है, जानते हैं आप लोग सारी चीजें। ठीक है, थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया सबका, समझ में आया कि नहीं ये चीज, समझ में आना चाहिए, बस हमारा उद्देश्य यही है। ये आपका है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसको देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जो सेल डिवीजन पढ़ा है, ठीक है, इसी को तो आपने लेकर के पढ़ा है, सेल डिवीजन। जो आपका ये धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब सारी चीजें, ये वाली चीजें, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसमें लिक्विड मटेरियल भी है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसमें देखिए दो मेम्ब्रेन है, एक जो हमने ये किया है, और ऊपर से ये जो फोल्ड होके बना है। ठीक है, तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसी में पोर पाया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें पोर पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसी पोर से जो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। ये देखिए आपका क्या है, ये सारे जो आपको देख रहे हैं, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको देख रहे हैं, ये जो है न्यूक्लियस को पूरे तरह से घेरा होता है। ठीक है, चारों तरफ फैला होता है। ठीक, तो देखिए इस पे जो ये आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, यही आपका क्या है, राइबोसोम है। इसको जूम करेंगे अगर, तो ये मान लीजिए आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। यहाँ पर हमने बता दिया कि दो ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे ढेर सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं, देखिए इतने सारे राइबोसोम इस पे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसने इसको क्या बोलते हैं, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोर स्टेबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और दो ग्लाइकोप्रोटीन काम करते हैं, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें देखिए कोई भी राइबोसोम नहीं है। ठीक है, इस पर राइबोसोम नहीं पाया गया है। ठीक है, इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कोई राइबोसोम नहीं है, इसका मतलब इसका काम क्या होगा, लिपिड को सिंथेसिस करना। ठीक है, ये लेस स्टेबल होता है, इसमें कोई राइबोसोम नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका काम क्या है, लिपिड को सिंथेसिस करना है। ठीक है, वहीं फिर हमने आपको गोल्जी बॉडी अभी पढ़ाया है। अगर मान लीजिए यहाँ से लिपिड बना, ठीक है, और यहाँ से प्रोटीन बना, ठीक है, तो लिपिड प्रोटीन जो बने हुए हैं, अब इसके अंदर इंटर करेंगे, यहीं से तो जाएंगे, इसके अंदर इंटर करेंगे, पैकेजिंग करेगा और बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो कभी कभी ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है एक, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो पूछा जाता है कभी कभी सीक्वेंस, तो हो सकता है अब क्वेश्चन में कैसे उसने रखा है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस रखेगा, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी बॉडी रख सकता है। ठीक है, या फिर अंदर से अगर रखेगा तो क्या रख सकता है, न्यूक्लियोलस रख सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रख सकता है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख सकता है, फिर उसके बाद से गोल्जी बॉडी रख सकता है, फिर सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है, तो ये चीज़ें इमेजिनेशन है, आप कैसे इमेजिनेशन कर पा रहे हैं वहाँ पे, कैसे कैसे आप पढ़े हैं, तब जाके आप वहाँ पे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप बनाना चाहते हैं तो जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि बिना बनाए आप लोग को समझ में नहीं आएगा। छोटा सा न्यूक्लियस बनाइए, वहाँ से ऐसे पूरा फैला दीजिए, वहाँ से एक ये बना लीजिए आर ई आर या सी आर, क्योंकि बनाए रखेंगे तो फिर आगे पढ़ने में समस्या नहीं होगी, याद करने में समस्या नहीं होगी। उसी के नीचे बना लीजिए। ये सोचे थे आप लोगों से हम बनवाएंगे। कोई भी बना सकते हैं, पहले आर ही पाया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद से एस सी आर पाया जाता है, या कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी कभी भी पाया जा सकता है। यही क्रोमेटिन है जो आगे कंडेंस होके क्या बनाया है, आपने जो सेल डिवीजन पढ़ा है ना, क्रोमोजोम, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़े हैं नहीं? तो ये जो फेज है यही क्रोमेटिन है, यही फोल्डिंग होता है आगे चल के, ठीक है, यही फोल्डिंग होकर क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो ये है क्या, क्रोमेटिन है। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपल क्रोमोजोम का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? यहीं से रिलेट करके बता सकते हैं। क्रोमोसोम इज द हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर है तो जो कंडेंस हो रहा है क्रोमोजोम बना रहा है। ठीक है, कह सकते हैं कि क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम इज द हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर आगे आपका क्रोमोजोम बनाता है। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा होगा कि प्रोफेज में जाते जाते पूरा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सारे डिसअपियर हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, हटना भी जरूरी है। हटना क्यों जरूरी है कि जो आपका ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, जो अभी ये स्पाइंडल फाइबर पढ़े हैं, ठीक है, तो स्पाइंडल फाइबर एनिमल सेल में यही बनाता है, न्यूक्लियोलस। ये आप लोग को नहीं बताया गया होगा, बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप प्लांट साइंस से JRF देंगी। ठीक है, तो जो एनिमल सेल में स्पाइंडल फाइबर बनाता है, ठीक है, वो यही न्यूक्लियोलस ही बनाता है। अगर ये बताइए, अगर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हटे तो ये बाहर आ पाएगा? चलिए बाहर ना आए वो अलग छोड़िए, अगर इसने स्पेंडल फाइबर बना दिया तो स्पेंडल फाइबर बाहर कैसे आएगा? क्योंकि बाहर आता है तभी तो दोनों क्रोमोजोम को खींचता है दोनों तरफ, अपोजिट पोल पे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हटे तो जो स्पेंडल फाइबर आके क्रोमोजोम से जुड़ रहा है, पकड़ रहा है, तो कैसे जुड़ेगा? ये भी जरूरी है, क्योंकि यही कंडेंस होकर आपका क्या बना रहा है। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि एनाफेज में ऐसे क्रोमोजोम आके अपोजिट हो जाते हैं, जैसे ये हैं, ऐसे क्रोमोजोम आके उस पर जुड़ जाते हैं, पढ़े हैं ना ऐसे? ठीक है, तो जो आपके स्पेंडल फाइबर होते हैं इसी से आगे ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे ही तो जुड़ते हैं, जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं? ये जो क्रोमोजोम बना है इसी के अंदर ही बना है, न्यूक्लियस के अंदर ही बना है। तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन अगर हटेगा नहीं तो ये जो आपके स्पेंडल फाइबर आके इससे जुड़ रहे हैं, ये यहाँ पे, ये कैसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रोफेज जाते जाते, लास्ट प्रोफेज होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, हट जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? पढ़ चुके हैं आप लोग? ठीक है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कुछ अलग ही बता रहे हैं। वो हट जाता है प्रोफेज जाते जाते लास्ट तक। ठीक है, प्रोफेज में सीधा आपने प्रोफेज पढ़ लिया होगा। प्रोफेज 3 फेज में होता है, अर्ली फेज, मिड फेज और लेट फेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, तो लेट प्रोफेज जाते जाते, जैसे पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर भी ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, ठीक, इसमें आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक, इसी में आपका ये ऐसे जो है धागे नुमा, ये आपका क्रोमेटिन दिखा है। ठीक, तो ये मान लीजिए ये प्रोफेज है, ठीक, प्रोफेज है, ये मान लीजिए अर्ली प्रोफेज है। जैसे लेट प्रोफेज में जाएंगे, मिड प्रोफेज में जाएंगे, ठीक है, तो जो ये आपका सेल तो रहेगा ही, ठीक है, और जो ये आपका ये न्यूक्लियस है इसका जो मेम्ब्रेन है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिसअपियर। ठीक है, धीरे धीरे टूटने लगेगा।
ठीक है, ऐसे टूटने लगेगा। और जो आपको ये धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये थोड़ा सा मोटा होने लगेगा। ठीक है, ऐसे क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। ठीक है, अर्ली में। और जैसे लेट प्रोफेज में जाएंगे तो ये आपका सेल रहेगा। ठीक है, और स्पेंडल फाइबर धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे आपके स्पेंडल फाइबर स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ये है सारे, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना डिसअपियर हो जाता है, केवल आपका क्या बचता है यहाँ पे, ऐसे थिक क्रोमोजोम आपके दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लेट प्रोफेज जाते जाते ये इसमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियोलस भी हट जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या बचता है आपका ये क्रोमोजोम। प्रोफेज लास्ट प्रोफेज जाते जाते आपका केवल क्या बचता है, क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर ये क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर किस में इंटर करता है, मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज में आपने पढ़ा होगा कि ये सेल है, इसमें एक इक्वेटोरियल प्लेट आ जाता है और इस पर आपके क्रोमोजोम ऐसे आके अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेंडल फाइबर बन जाता है थोड़ा थोड़ा, यहाँ तक स्पेंडल फाइबर बन के तैयार हो जाता है। फिर आपने पढ़ा होगा एनाफेज, पढ़े हैं ना। फिर ये आपका सेल है, यहाँ पे जो है आपके ये क्रोमोजोम है इक्वेटोरियल प्लेट पे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्पेंडल फाइबर आके ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, और लास्ट कौन सा होता है, टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में ये आपका सेल है, ये जो क्रोमोजोम है कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। पढ़े हैं ना ऐसे इसमें। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी बन जाता है। हाँ, एना फेज में ही गलत अलग होते हैं, तो एना फेज में ही तो बताएं अलग होते हैं। पहले प्रो फेज में ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस हट जाता है, फिर मेटा फेज में आके इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। एना फेज में अलग हो जाते हैं स्पेंडल फाइबर से, और यहाँ पे जा करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर बन जाता है, न्यूक्लियोलस फिर बन जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। स्टडी करने के लिए देखिए, अगर पूछेगा कि अगर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को हमें देखना है तो आप देखेंगे मेटाफेज में। ठीक है, तो सबसे कंडेंस आपका तो यही होता है, प्रोफेज में होता है। नहीं, तो उसमें हो सकता है गलत होगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि सबसे, अगर क्रोमोजोम को स्ट्रक्चर को हमें देखना है, ठीक है, आप किस में देखेंगे, मेटाफेज में देखेंगे। ठीक है, अगर उसके शेप को देखना है, ठीक है, आगे क्रोमोजोम आप पढ़ेंगे, वी शेप के क्रोमोजोम होते हैं, जे शेप के होते हैं, ठीक है, आई शेप के होते हैं। तो अगर शेप को देखना होता है तो आप एना फेज में देखते हैं। ठीक है, एना फेज में देखते हैं। और क्रोमोजोम ऐसे आपको देखेगी नहीं, क्रोमोजोम अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ मेटा फेज में ही देख सकते हैं, उसके अलावा और किसी में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए अगर क्रोमोजोम का अध्ययन करना होता है तो सबसे ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडेड सेल होती हैं, जो सबसे ज़्यादा डिवीजन करती हैं, उसी सेल में देखा जाता है क्रोमोजोम को। ठीक है, ये होता है। चलिए, आप लोग पढ़ चुके हैं, हम ज़्यादा डिटेल पढ़ा देंगे, वो बस उतना ही पढ़ाएंगे कि जितना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, सही है। ये हो गया, बना लिए। हैं? ठीक है, वो जितना पढ़ाए वो सब बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो आगे देना चाहते हैं ग्यारह पर, आप उनके लिए थोड़ा डिटेल पढ़ना जरूरी है। और माइटोसिस अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो फिर मियोसिस में दिक्कत नहीं होगा। पढ़ लिए मियोसिस? पढ़ लिए, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पेसिटीन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। चलिए ठीक है। माइटोसिस कहाँ पर होता है? माइटोसिस आपके सोमैटिक सेल में होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल किसे बोलते हैं पता है? किसे? हाँ, बॉडी है। ठीक है, उसके अलावा अगर प्लांट में बात करें तो जैसे आपका ये प्लांट है, ठीक है, तो ये आपका ये प्लांट है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है इसमें लीफ भी है, स्टेम भी है, रूट भी है। ठीक है, तो इनके तीन परमानेंट पार्ट होते हैं। तीन क्या होते हैं इसमें, परमानेंट पार्ट, मतलब ये हमेशा पाए जाएंगे, जब तक ये पाया जाएगा प्लांट तब तक ये मिलेंगे आपको, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जैसे आपका तीन परमानेंट पार्ट आपका क्या हो गया, लीफ हो गया, उसके अलावा इसका
स्टेम हो गया और इसका क्या हो गया, रूट। ठीक है, तो ये 3 परमानेंट पार्ट हैं। अगर इसमें सेल डिवीजन होना रहेगा तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस वाला डिवीजन होता है, ठीक है, ये किस में होता है, आपके इसी में, इसी को बोलते हैं सोमैटिक सेल। जितने भी आपको दिख रहे हैं ये तीनों को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। ठीक है, तो माइटोसिस हमेशा किस में होता है, सोमैटिक सेल में। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा एक पार्टिकुलर स्टेज पे इसमें फ्लावर भी आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, एक फ्लावर आते हैं। इस फ्लावर में आपके 2 चीज पाए जाते हैं, एक आपका क्या पाया जाता है, एंथर, और दूसरा स्टिग्मा। 2 चीज पाए जाते हैं। तो स्टिग्मा क्या बनाती है, एक बनाती है, और ये क्या बनाता है, पॉलन बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो डिवीजन होता है ये कौन सा होता है, मियोसिस वाला। ये मियोसिस वाला होता है, इसी को बोलते हैं गैमेटिक, गैमेटिक सेल डिवीजन, गैमेटिक सेल सेल डिवीजन। ठीक है, तो गैमेटिक सेल डिवीजन आपका मियोसिस वाला होता है, और सोमैटिक सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस वाला होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर चोट लग गया कहीं पे, ठीक है, कहीं कट गया, तो कौन सा डिवीजन होगा, सोमैटिक, क्योंकि उसको देखते हैं कुछ टाइम बाद घाव भर जाता है। ठीक है, कहीं कटा है कहीं पीटा है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो भर जाता है। ठीक है, और जब रिप्रोडक्शन की बात आती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, क्योंकि गैमिट बनना जरूरी है। ठीक है, गैमेट जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपका जाइगोट नहीं बनेगा। हाँ, तो कुछ पार्ट में आप होता है, फ्लावर में जो आपका ये फ्लावर है, तो फ्लावर जो है, तो इसमें फ्लावर में सिर्फ 2 ही चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, एक आपका एंथर और स्टिग्मा। फ्लावर में और चीज़ भी तो पाई जाती हैं, पेटल, सेपल्स, ये भी तो चीज़ आप लोग पढ़े हैं। तो पेटल सेपल्स में कौन सा होगा, माइटोसिस वाला होगा ना वहाँ पे। ठीक है, ये आपका वो सोच है, कहाँ तक आप पहुँचा पा रहे हैं सोच को। ठीक है, वो सही लिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें पेटल सेपल्स भी पाए जाएंगे, फ्लावर के कलर भी पाए जाएंगे, तो उसमें कौन सा डिवीजन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, केवल आपके जब आपके जाइगोट बनेंगे, ठीक है, गैमिट बनेंगे, तब उसमें केवल मियोसिस होता है। ठीक है, ये है, तो दोनों होता है। चलिए, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा आप लोगों को, फिर बाउंस कर जाएगा, जो पढ़ाएं या फिर हमारा पढ़ाएं, दोनों मिक्स कर जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। कर दिए हैं, इसको बना लिया आप लोग। तो आपका गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन पूछा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, मेंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर उसमें डाउट है तो फिर बताएंगे, तो हम उसको 2 स्टेप ज़्यादा ही बता देंगे। ठीक है, अब उसको आप सोच रहे हैं कि दोनों मिल गया तो आपकी समस्या है, आपको थोड़ा डिटेल ही तो बताया गया है, उनसे थोड़ा डिटेल ही तो बताए हैं हम। ठीक है, आपके कैटेड के लिए सफिशियंट है, अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसके लिए भी सफिशियंट है। ठीक है, अगर JRF और अब देंगे आगे चल के बढ़िया एग्जाम देंगे तो उसमें डिटेल लेवल पूछा जाता है। ठीक है, तो सुनते रहिए, क्या करना है, सुनते रहिए, सुनते रहेंगे कभी तो दिमाग में आएगा। और मेरी आदत है हमेशा मैं सुनाता रहता हूँ जो चीज़ें आती हैं। चलिए ठीक है, तो फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये भी जो है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में ये भी सहायता करता है, और गोल्जी बॉडी भी। ठीक है, गोल्जी बॉडी भी बनाती है और ये भी बनाता है। ठीक, उसके अलावा जो है, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यही बनाती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा हमने प्रोटीन सिंथेसिस बता ही दिया। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, उसके साथ साथ लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस। ठीक है,
क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक आर ई आर या सी आर की बात नहीं किया है, यहाँ पे दोनों बात किया है। तो प्रोटीन भी बनाता है, लिपिड भी बनाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाता है और लाइसोसोम भी बनाता है। ठीक है, इसका फंक्शन है। छोड़ दिया जाए, ज़्यादा हो गया। चलिए ठीक है, आगे फिर हम आपको पढ़ाएंगे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा। लाइसोसोम थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लाइसोसोम से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, डस्टबिन बोलते हैं सेल का। ठीक है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जो भी हमारे बॉडी में बेकार चीज़ें होती हैं। जैसे मान के चलिए, अगर ये प्रोटीन बना हुआ है, अगर प्रोटीन किसी काम का नहीं है, लिपिड भी किसी काम का नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बेकार में हमारे शरीर में पड़ा रहेगा तो ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी लाएगा, दिक्कतें पैदा करेगा। ठीक है, तो अगर इसका कोई काम नहीं है तो इसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट करके आपके साइटोप्लाज्म में फेंक देता है। तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाता है। आगे पढ़ाएंगे लाइसोसोम। ठीक है, आप लोग पढ़ के आइएगा लाइसोसोम। इसमें कुछ पूछना है? भागने की जल्दी है? बताइए, कुछ पूछना है इसमें?